कि ईवीएस एग्जाम के लिए अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीट होने वाले क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो इंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको एनवायरमेंटल स्टडीज के 200 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि हर स्टूडेंट इजीली समझ पाए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, जिससे आपका रिवीजन स्ट्रांग हो जाए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों मिलेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा और करेक्ट ऑप्शन टिक होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान से सुन लीजिए, ये पार्ट 1 है जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। रिमेनिंग 250 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट 2 में आने वाले हैं। अगर आप एग्जाम के लिए सीरियस हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पार्ट 2 मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं ईवीएस मेगा मैराथन पार्ट 1 और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार किस रिपोर्ट में डिफाइन हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट पहली बार क्लियरली डिफाइन हुआ ब्रुटलैंड रिपोर्ट, जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन सा इंक्लूड नहीं है? यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पॉवर्टी, हंगर और हेल्थ जैसे गोल्स आते हैं, लेकिन टूरिज्म और ट्रैवल एसडीजीज का डायरेक्ट गोल नहीं है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट वो होता है जहाँ नेचर को ह्यूमंस ने चेंज किया हो। क्रॉप फील्ड या एग्रीकल्चरल फील्ड्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इसलिए यही इसका सही आंसर है। हमें यहाँ पर नेचर और ह्यूमन मॉडिफाइड में डिफरेंस ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें कौन सा एनवायरमेंटल रोल सिग्निफिकेंट नहीं है? सॉइल और वेजिटेशन, क्लाइमेट मॉडरेशन और वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का रीजनरेशन कोई एनवायरमेंटल प्रोसेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड में मैक्सिमम स्पेसीज रिचनेस कहाँ मिलती है, यानी 50% से ज़्यादा? तो ये मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्राउन फायर्स मेनली किस तरह के फॉरेस्ट में होते हैं? तो क्राउन फायर्स मेनली सवाना फॉरेस्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैसे कम्युनिटीज जो वेस्ट डिस्पोजल साइट्स के पास रहते हैं और उन्हें कम इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, तो यह किस तरह की इक्विटी को दिखाता है? तो यह इकोनॉमिक इक्विटी, आर्थिक असमानता को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी कम्युनिटीज़ में इन्वायरमेंटल स्टीवार्डशिप कम होता है? तो अर्बन कम्युनिटी का जो है इन्वायरमेंट से लगाव कम रहता है, इसलिए इनका स्टीवार्डशिप कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा व्यू नेचर को एक मदर मानता है जिसको ह्यूमंस कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा यूरोपियंस का मानना है? क्वेश्चन नंबर 10 है, वाटर साइकिल का प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? तो इवापोरेशन हो या वाटर साइकिल हो, इसका प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स सन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सनलाइट नहीं, केमिकल एनर्जी से फूड बनाते हैं, इसीलिए ये ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाइफ सी लेवल से ऊपर कितनी हाइट के बाद नहीं मिलती? तो ये 9000 मीटर के बाद नहीं मिलती अकॉर्डिंग टू आवर बुक। क्वेश्चन नंबर 13 है, इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन का काम कौन करता है? डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करना डिकम्पोजर्स का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10,000 BC से 1800 AD तक पॉपुलेशन ग्रोथ किससे लिंक्ड थी? तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन होने के कारण ज़्यादा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 14th सेंचुरी में यूरोप और एशिया में डेथ का मेजर काउज क्या था? तो ये बबोनिक प्लेग था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है? तो मलेरिया जो है मच्छर के काटने के कारण होता है, यह जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर मिलान करना है जो कैटेगरी के साथ दिया गया है। पॉइजन केमिकल होता है, नॉइज फिजिकल है, ओवर क्राउडिंग सोशियोलॉजिकल है और एलर्जेंस बायोलॉजिकल है। तो ओवर क्राउडिंग सोशियोलॉजिकल नहीं है, भीड़ भाड़ सामाजिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, कॉर्निफोरस फॉरेस्ट के अंदर किस तरह के सॉइल्स पाए जाते हैं? तो ये सॉइल्स मॉडरेटली बेसिक और फर्टाइल होते हैं, मध्यम क्षारीय और उपजाऊ। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रीम्स और रूटेड प्लांट से चिपके होते हैं। पेरिफाइटोन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सबमर्ज सरफेस पर ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा ओशियनिक जोन हाईएस्ट वेरिएशन टेम्परेचर, लाइट और सैलिनिटी में दिखाता है? लिटोरल जोन जो है यह सबसे ज़्यादा वेरिएशन दिखाता है और ये जोन सी शोर के पास होता है, इसलिए यहाँ वेरिएशन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक एस्चुरी को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है?
एस्चुरी फ्रेश वाटर और सी वाटर का मिक्स होता है, इसीलिए यहाँ यूनिक लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है, यानी कि उस लाइफ फॉर्म का यूनिक इकोलॉजिकल फीचर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा एक मेजर काउज है डिफॉरेस्टेशन का? आबादी बढ़ने के कारण कल्टीवेशन भी शिफ्ट कर रहा है, यह इसके डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पैसेंजर पिजन के एक्सटिंक्शन का कारण क्या है? पैसेंजर पिजन को मास लेवल पर फूड के लिए हंट किया गया, इसलिए ये एक्सटिंक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिश और राइस क्रॉप को नुकसान पहुंचाने वाला वीड कौन सा है? वाटर हायासिंथ एक ऐसा वीड है जो फिश और जो है राइस दोनों को नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसके कंजर्व में यूज किया जाता है? यह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एलिफेंट के कंजर्व में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हॉट स्पॉट्स में स्पेसीज थ्रेटेंड होती हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट थ्रेट ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है? तो ये वेस्टर्न घाट है। क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी किस क्रॉप में मिलती है? तो इंडिया को मैंगो का सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है, इसलिए मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी मैंगोज में देखने के लिए मिलती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सोर्स में वाटर अवेलेबिलिटी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? रिवर्स और लेक्स में लिमिटेड परसेंटेज है, लेकिन यूजेबल फ्रेश वाटर का मेजर हिस्सा ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, किस इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होता है? तो कोरल रीफ में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ फिश, अलगी, कोरल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। इस वजह से कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अर्थ के टोटल वाटर का इजीली एक्सेसिबल कितना परसेंटेज है ह्यूमन यूज़ के लिए? अर्थ का 97% पानी सेलाइन होता है, जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स में लॉक्ड है। ह्यूमन यूज़ के लिए सिर्फ 0.5% वाटर ही इजीली अवेलेबल हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में किस तरह की मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम और पुअर फर्टिलिटी है? तो यह देखने के लिए मिलता है डेजर्ट सॉइल में रेनफॉल बहुत कम होती है और वेजिटेशन भी नहीं होती, इसलिए इसमें ऑर्गेनिक मैटर और फर्टिलिटी दोनों लो होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा मेथड सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं किया जाता? बंडिंग, कुल और मल्चिंग सॉइल इरोजन कंट्रोल के डायरेक्ट मेथड हैं। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का फोकस पानी बचाना होता है, इरोजन कंट्रोल करना नहीं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को पहचानने के लिए। तो बायोमास जैसे लकड़ी और गोईठा, गोबर के उपले सुने होंगे, ये क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बायोमास गैसिफायर क्या कन्वर्ट करता है? तो बायोमास गैसिफायर सॉलिड बायोमास जैसे कि वुड या क्रॉप बेस्ड को गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करता है। इस गैस का यूज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा फ्यूल सेल के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है? तो ये फ्यूल जो है हाइड्रोजन है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन फ्यूल यूज होता है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इस पॉल्यूशन भरी दुनिया में इस प्रोसेस में पॉल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी रेफर करती है कि कितने पॉपुलेशन को एक टेक्नोलॉजी लेवल पर अर्थ सपोर्ट कर सकता है। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम पॉपुलेशन जो अर्थ के रिसोर्स सपोर्ट कर सकते हैं। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन ग्रीन हाउस गैस हैं जो हीट ट्रैप करते हैं। क्लोरीन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से संबंधित नहीं है? UNFCCC, IPCC और क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेरिक लेयर में पाए जाते हैं? तो ये 15 से 50 किलोमीटर के बीच पाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेन वाटर पीएच 4 लोकेशंस पर मेजर किया गया, तो बताना है कि कहां पर एसिड रेन है। जहां पर पीएच सबसे कम होगा वहीं पर एसिड रेन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा केमिकल सब्सटेंस ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? CFCs ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं और ओजोन डिप्लेशन का मेन रीजन बनते हैं, इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर बैन लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस एनिमल का
जो है गाढ़ा मूत्र कंसनट्रेटेड यूरिन निकलता है। तो ये जो एनिमल है ये ऊंट है, क्योंकि यह डेजर्ट में रहता है और डेजर्ट एडेप्टेशन का यह बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, कौन सा नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है? एग्रीकल्चर रन ऑफ एक नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है, क्योंकि इसका कोई सिंगल सोर्स आइडेंटिफाई नहीं होता। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पानी में मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इनेक्ट हुआ था। तो यह 1981 में इनेक्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर 1981 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, UNFCCC का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कंट्रोल करना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा एक वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक नहीं है? वेस्ट मिनिमाइजेशन का मतलब वेस्ट कम बनाना होता है। लैंड फिलिंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड है, मिनिमाइजेशन टेक्निक नहीं है। क्वेश्चन 48 कहता है कि कौन सा मेथड हॉस्पिटल और टॉक्सिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे जरूरी है? तो हॉस्पिटल और टॉक्सिक वेस्ट को सेफली डिस्ट्रॉय करने के लिए इंसिनरेशन बेस्ट मेथड है। इसमें बेस्ट हाई टेम्परेचर पर जला दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस मेथड का यूज किया जाता है वाटर में माइक्रोबियल प्रेजेंस को जानने के लिए? MPN मेथड वाटर में बैक्टीरिया या माइक्रोबियल कंटामिनेशन चेक करने के लिए यूज होता है। ये ड्रिंकिंग क्वालिटी टेस्ट में भी कॉमन है। आखिरी प्रश्न इसका यह है कि NBA जो है किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया गया। इसका काम बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और रेगुलेशन है। तो चलिए, अभी तक हमने जो है फरवरी 2021 के PYQ को खत्म कर लिया है। अब हम दिसंबर 2021 के PYQ की तरफ चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए, दिसंबर 2021 का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा मैनमेड इन्वायरमेंट का ऑप्शन नहीं है? मैनमेड का मतलब होता है जो नेचुरल ना हो बल्कि इंसान के काम से बना हो। ऑप्शंस देखिए, ऑर्चार्ड, सेंचुरी, क्रॉप फील्ड और प्लांटेशन। सेंचुरीज और ऑर्चार्ड नेचर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन क्रॉप फील्ड डायरेक्टली फार्मिंग का रिजल्ट होते हैं। इंसान खेती करता है, लैंड प्रिपेयर करता है, तब क्रॉप फील्ड बनता है। इसीलिए यहाँ ये क्लियर है कि क्रॉप फील्ड जो ऑप्शन 3 है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पॉसिबिलिज्म शब्द किसने दिया? पॉसिबिलिज्म ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नेचर सिर्फ पॉसिबिलिटीज देता है, लेकिन उन पॉसिबिलिटीज का यूज कैसे होगा ये ह्यूमन डिसाइड करता है। इस कॉन्सेप्ट को दिया था विडाल डा वाल्चा ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा एक 17 में से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नहीं है? तो लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर और क्लाइमेट एक्शन, ये तीनों ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस ने SDGs के अंदर रखा है, लेकिन लाइफ ऑन एयर नाम का कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिमोट जगह मीटिंग करना कौन सी इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है? सोचो, अगर मीटिंग जानबूझकर ऐसी जगह रखी जाए जहां पब्लिक इजीली पहुंच ही ना पाए तो पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, और यह इनइक्वालिटी प्रोसेस के लेवल पर होती है, ना कि पैसा या लोकेशन की वजह से। इसको कहते हैं प्रोसीजरल इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा व्यू जो है नेचर को पैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ डोमिनेशन के अल्टरनेटिव मानता है? तो यह व्यू इकोफेमिनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ENVIS का मेन सेंटर कहाँ है? ENVIS का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह सिस्टम इन्वायरमेंट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट और शेयर करता है, और इसका जो मेन सेंटर है वह दिल्ली में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? फूड चेन को याद करो, प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं क्योंकि वो खुद फूड बनाते हैं। जो एनिमल प्लांट को डायरेक्टली खाते हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये एनिमल होते हैं हर्बीवोर्स। अगला प्रश्न है, सल्फेट, एसिड रेन और फोसल फ्यूल किस साइकिल के पार्ट हैं? सल्फेट का डायरेक्ट रिलेशन सल्फर से होता है। एसिड रेन भी सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, और फोसल फ्यूल्स में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। इसीलिए ये सब सल्फर या सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट हैं। अगला प्रश्न है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का फाइनल स्टेज क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ग्रेजुअल नेचुरल प्रोसेस होता है। इसमें वेजिटेशन धीरे धीरे डेवलप होती है। जो लास्ट स्टेबल स्टेज आती है जहां इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है उसे कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इकोसिस्टम में एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है? फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन पूरी एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाती। मैक्सिमम एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपिएट हो जाती है। इसीलिए एनर्जी पिरामिड हमेशा नैरो होता है। इसलिए इसका आंसर जो है हीट एनर्जी होगा। अगला प्रश्न है,
ग्लोबल लेवल पर सबसे ज़्यादा डिजास्टर प्रोन रीजन कौन सा है? ग्लोबल लेवल पर देखो तो अर्थक्वेक, फ्लड और साइक्लोन सबसे ज़्यादा एशिया में आते हैं। पॉपुलेशन भी यहीं ज़्यादा है, इसलिए इम्पैक्ट और डैमेज भी होते हैं। इसलिए एशिया को डिजास्टर प्रोन रीजन माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी फैक्ट्री ताज ट्रेपीजियम जोन में नहीं आती? ये बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। यहाँ पर सहारनपुर शुगर मिल्स और आते हैं। यानी ताज ट्रेपीजियम जोन एक पॉल्यूशन सेंसिटिव एरिया है जो ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसमें हैवी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को इस जोन से बाहर रखा गया है। पेपर में जो फैक्ट्री टीटीजेड के बाहर दी हो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। और मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है इसके क्षेत्र से बाहर आता है, इसलिए इसका आंसर बी है। साइलेंट वैली किस रिवर के आसपास बहती है? तो साइलेंट वैली केरल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रीजन है। ये वैली एक्चुअली कुंथी रिवर के अलोंग सिचुएटेड है। इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी मूवमेंट्स भी हुए थे, क्योंकि यहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी मिलती है, इसलिए जो है यहाँ पर बहुत सारा आंदोलन हुआ। कुंथी इसका सही आंसर है। 800 BC के आसपास पूरी दुनिया की आबादी कितनी थी? लगभग 4 मिलियन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है? तो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट में ट्रीज अपने लीव्स शेड कर देते हैं स्पेसिफिक सीजन में, यानी ट्रीज मीडियम हाइट के होते हैं और कैनोपी ज़्यादा डेंस होता है। सबसे करेक्ट फीचर है कि यहाँ ब्रॉड लीव्स के साथ मीडियम हाइट वाले ट्रीज मिलते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन फॉरेस्ट टाइप को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है। अगला प्रश्न है, भारत में टीक और बम्बू ये कॉमन है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट्स के अंदर, ये बहुत ही कॉमन है। ये दोनों वार्म क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। इंडिया में ये मोस्टली ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं। ये फॉरेस्ट मानसून के बाद ड्राई पीरियड्स में लीव्स शेड कर देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बायोमास पिक्स किस पीरियड के अंदर देखने के लिए मिलता है? तो ये जो है मार्च टू मई के पीरियड में जो है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन होता है। अगला प्रश्न है, लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो पिछले ही वीडियो वाला ये रिपीट कंसेप्ट हो रहा है, सो ध्यान से सुनिए दोस्तों। लोटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है फ्लोइंग वाटर सिस्टम, जैसे रिवर या स्ट्रीम जहां पानी कंटिन्यूसली फ्लो करता है, लेकिन लेक, पॉन्ड और स्वैम्प सब स्टेंटिंग होते हैं, लोटिक नहीं। इसीलिए इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो रिवर है। अगला प्रश्न है, DDT रिड्यूस्ड पॉपुलेशन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म? DDT एक पेस्टिसाइड था जो फूड चेन में एक्युमुलेट हो जाता था। इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट बर्ड्स पर पड़ा, स्पेशली एग सेल थिनिंग की वजह से, इसलिए बर्ड्स की पॉपुलेशन शार्पली डिक्लाइन हुई। ये एक बायोमैग्निफिकेशन का एग्जाम्पल है। इसी में पिछले में पूछा हुआ था जिसमें हम लोगों ने डक्स को लिया था। अब अगला है कि जो रिहैबिलिटेशन हुआ है ग्रेट इंडियन राइनोसोरस का, वो क्यों हैम्पर हुआ है? तो ग्रेट इंडियन राइनोसोरस के कंजर्वेशन में काफ़ी चैलेंजेस आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हैबिटेट में सफिशिएंट फूड का अवेलेबल ना होना। फूड शॉर्टेज की वजह से सर्वाइवल और ब्रीडिंग इफेक्ट हुई, इसलिए यहाँ पर भोजन की कमी इसका प्रमुख कारण बन जाएगा। अगला प्रश्न है, इन्वेसिव स्पेसीज की समस्याएं लगातार बढ़ रही है क्योंकि इन्वेसिव स्पेसीज वैसे स्पेसीज हैं जो बाहर से आकर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न चेंज होता है। इस चेंज की वजह से स्पेसिफिक ये इन्वेसिव स्पेसीज जो हैं इनको सर्वाइव करने का मौका मिलता है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज इसका मेजर रीजन है। अगला प्रश्न है, एलियन स्पेसीज जो कि स्किन एलर्जी काउज करती है। पार्थेनियम एक इन्वेसिव वीड है, इंडिया में फॉरेन स्पेसीज के रूप में आई। इसे कांग्रेस बीड भी कहते हैं। इसके पोलन और कांटेक्ट से सर्व स्किन एलर्जी होती है, इसीलिए कांग्रेस ग्रास भी इसे कहा जाता है। पार्थेनियम जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के डेजिग्नेशन का क्राइटेरिया नहीं है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए स्पेसीज रिचनेस और इंडेमिज्म इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कोई ऑफिशियल क्राइटेरिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, बायोडाइवर्सिटी जो है ज्योग्राफिकल रीजन्स की क्या रिप्रेजेंट करती है? तो बायोडाइवर्सिटी सिर्फ प्लांट या एनिमल तक लिमिट नहीं होती, इसमें जीन, स्पेसीज और इकोसिस्टम सब इंक्लूड होते हैं। इसलिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लिविंग नेचर। ये एक ब्रॉड टर्म है। क्वेश्चन नंबर 25 ये कहता है कि कौन सा जानवर सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता है? तो ये जो मालाबार ग्रे हॉर्नबिल है ये सिर्फ इसी रीजन में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में। क्वेश्चन नंबर 26,
लेक और रिवर के लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन है? तो इसका जो मेन सोर्स है वो रेनफॉल है, इसी से वर्षा होने से ही पानी वहाँ भरता है। कौन सा रेड सॉइल के लिए सही नहीं है, नहीं है? रेड सॉइल के आयरन कंटेंट की वजह से रेड दिखता है। ये सॉइल ज़्यादातर ड्राई रीजन्स में मिलता है, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, इसलिए लोकेशन बेस्ड स्टेटमेंट होता है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है ये सही नहीं है। ईस्टर्न बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्वीफायर क्या होता है? तो एक्वीफायर एक ग्राउंड लेयर होती है जिसमें वाटर स्टोर होता है। ये लेयर पोरस होती है जहां से वाटर इजीली परकोलेट होता है। एक्वीफायर सॉइल का वो पार्ट होता है जो कंप्लीटली वाटर से फिल्ड होता है, इसीलिए ये ग्राउंड वाटर का मेन सोर्स होता है, यानी कि मिट्टी का वह अंतराल जो पूरी तरह से जल से भरा हुआ है, सॉइल का गैप जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, वही है एक्वीफायर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट अल्कलाइन सॉइल का कैसे करेंगे? तो अल्कलाइन सॉइल में पीएच ज़्यादा होता है, क्रॉप ग्रोथ के लिए हार्मफुल होता है। इस सॉइल को ट्रीट करने के लिए जिप्सम यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, फोटोवोल्टिक सेल से कौन सी एनर्जी हार्वेस्ट होती है? तो फोटोवोल्टिक सेल सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ये सोलर एनर्जी का बेस्ट एग्जांपल है। विंड, वाटर और जियोथर्मल एनर्जी अलग अलग सिस्टम है, इसलिए यहाँ पर सन जो है ये बेस्ट आंसर इसके लिए सूट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये कहता है टाइडल एनर्जी प्लांट भारत में कहाँ लगाए गए पहली बार? इंडिया में टाइडल एनर्जी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट गल्फ ऑफ कच्छ एरिया में हुआ। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर कोची हो जाएगा। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री वर्ल्ड में कौन सा है? तो ये है चाइना। ये बिल्कुल याद रखने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 33 ये पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जिसको कि सपोर्ट किया जाता है किसी भी प्लेनेट के रिसोर्स के द्वारा एक गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको क्या कहते हैं? तो ये जो है सबसे पहले रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है, और यह एक सोशल कैरिंग कैपेसिटी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इन सब में से ग्रीन हाउस गैस जो है यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन सा है? तो इसका जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो वाटर वेपर है। ग्रीन हाउस गैस का मेजर कंट्रीब्यूटर वाटर वेपर है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए अल्ट्रावायलेट सी अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचती, जबकि अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी पार्शियल रीच करती हैं। इसलिए ऑप्शन सेकेंड जो है अल्ट्रावायलेट बी ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है, ये बात सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्किन कैंसर और कैटरैक्ट जो है ह्यूमन में काउज करता है? तो यह है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, परावैंगनिक किरण। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में रिएक्शन के बाद बनते हैं। ओजोन ग्राउंड लेवल पर एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। अगला प्रश्न है, RSPM का जो है स्टैंडर्ड लेवल क्या है? RSPM का मतलब होता है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इंडिया में इसका सेफ लिमिट जो है 100 तक अभी माना जाता है, लेकिन अपने बुक के अनुसार यह 60 माइक्रोग्राम्स पर घन मीटर है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, क्योटो प्रोटोकॉल किस इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड है? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। इसका फोकस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कंट्रोल करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ये कहता है, हॉटस्पॉट जो रीजन है यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर जो है हॉटस्पॉट्स में जैविक विविधता इंडेमिज्म बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, एयर एक्ट 1981 का 1987 अमेंडमेंट का मेन एम क्या था? तो 1897 अमेंडमेंट का मेन एम पॉल्यूशन कंट्रोल को स्ट्रिक्ट बनाना था। इसमें पेनाल्टीज और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग की गई, इसलिए फोकस्ड इंटीग्रेटेड अप्रोच पर था, यानी कि इसने क्या किया, इंटीग्रेटेड अप्रोच लाया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, भारत में जो है फॉरेस्ट कन्वर्जन एक्ट कब लाया गया? तो ये लाया गया 1980s के दौरान। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा कन्वेंशन ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए हुआ था? सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा एक रिसाइक्लेबल वेस्ट नहीं है? तो मेडिकल वेस्ट को आप रिसाइकल नहीं कर सकते, ग्लास, मेटल और प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा एक
बेस्ट मिनिमाइजेशन का टेक्निक नहीं है। तो बेस्ट मिनिमाइजेशन का मतलब बेस्ट कम बनाना होता है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट के बाद होता है रिडक्शन नहीं, इसलिए ट्रीटमेंट मिनिमाइजेशन मेथड नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा हजार्डस वेस्ट के डिस्पोजल का तरीका नहीं है? सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन और अंडरग्राउंड डिस्पोजल मेथड्स हैं। सी में डंपिंग इन्वायरमेंटल लॉ के अगेंस्ट है, इसलिए ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, इंडिया बायोडायवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा इनकरेक्ट है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। इंडिया में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ये सही है। इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं, ये भी सही है। लेकिन 33% फ्लोरा इंडेमिक होना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 48 ये कहता है, कौन जो है फॉरेस्ट के इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को डिनोट नहीं करता है? क्लाइमेट रेगुलेशन, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल रूल्स हैं, एस्थेटिक और स्पिरिचुअल वैल्यूज, कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है, इसीलिए ये इकोलॉजिकल में ऐड नहीं होता, यानी कि एस्थेटिक और स्पिरिचुअल वैल्यू यहाँ पर फॉरेस्ट के इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में शामिल होता है? तो जो एनिमल हाइड्स और बोन है, ये इसे शामिल नहीं किया जाता है। जबकि मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स NTFP होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब इम्प्लीमेंट किया गया और पहली बार कहाँ हुआ था? तो ये 2004 में इम्प्लीमेंट किया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा। चलिए अब हम लोग जून 2022 के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। पहला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट। यह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये प्रेजेंट नीड्स को बिना फ्यूचर नीड को हार्म किए हुए करना चाहता है, यानी भविष्य की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट निकाला था? आवर कॉमन फ्यूचर जो है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा निकाला गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन से जो है एनिमल्स और ह्यूमंस कंपोनेंट शामिल हैं? ये सारे बायोटिक कंपोनेंट हैं, हम लोग क्या हैं, पर्यावरण के जैविक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल है? तो यहाँ पर विंड एनर्जी क्या है, रिन्यू हो सकता है, जबकि कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस रिन्यू नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रेफर्स करता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्या हो, हाई इंडेमिक वैल्यू हो, अधिक स्थानीय प्रजाति रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा गैस कंट्रीब्यूट करता है मोस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट में? तो सबसे ज़्यादा करता है वाटर वेपर और उसके बाद दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा फार्मिंग प्रैक्टिस सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ढलान वाली कृषि जो है यह नहीं करती, जबकि वो क्रॉप रोटेशन करती है। फसल चक्र आप बदलिए, मृदा संरक्षण होता रहेगा। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है? तो इसके कारण जो है सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा हो रहा है, मृदा का अपरदन। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस तरह का पॉल्यूशन जो है फर्टिलाइजर्स के द्वारा होता है जब ये वाटर बॉडीज में आती हैं? तो ये जो है यूट्रोफिकेशन का यूज करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना पड़ेगा। कौन सा एनर्जी सोर्स एयर पोल्यूशन काउज नहीं करता? तो सोलर एनर्जी सोर्स एयर पोल्यूशन काउज नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा सेक्टर मैक्सिमम फ्रेश वाटर इंडिया में यूज करता है? तो ये सेक्टर एग्रीकल्चर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ पर वेरिएशन दिखाता है? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी भी स्पेसीज के जीन के अंदर वेरिएशन दिखाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि क्लाइमेट चेंज से डील करता है, तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। नॉइज पॉल्यूशन मेनली इफेक्ट किस चीज़ को करता है? तो नॉइज पॉल्यूशन जो है हियरिंग एबिलिटी, श्रवण क्षमता को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा प्रैक्टिस वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, इससे क्या होता है, जल संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वो कोयला है।
अगला प्रश्न है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं स्पेसीज के प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा गैस ओजोन लेयर डिप्लेशन करता है? तो ये करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFCs कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन सा अप्रोच लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है? तो यही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कौन सा बायोटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का? तो जिसमें जीवन है वही क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। लिविंग थिंग्स, तो प्लांट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कौन सा रिसोर्स मिलियन ऑफ ईयर्स में बना है? तो कोयला ही जो है लाखों साल में बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो यह कारण है हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है किस तरह का पॉल्यूशन एक्वेटिक लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? तो ये पॉल्यूशन जो है वाटर पॉल्यूशन के कारण जलीय जीव बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। क्वेश्चन 25 है किस तरह का प्रैक्टिस हाउस होल्ड वेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है? तो ये प्रैक्टिस है रीयूज। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्शन के कारण हो रहा है? तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकाल रहे हैं तो क्या होगा? वाटर स्कैरसिटी। क्वेश्चन नंबर 27 है एसिड रेन कौन सा गैस कराता है? तो यह जो है करवाता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28 है किस मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नेशनल पार्क बनाते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो सके। क्वेश्चन नंबर 29 है कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो कोई एरिया सपोर्ट करती है वही क्या है? कैरिंग कैपेसिटी है। क्वेश्चन नंबर 30 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? तो 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल है? तो जो कभी खत्म नहीं होगा वो क्या है? सौर ऊर्जा है। कौन सा मेथड जो है सॉइल इरोजन को लीड करता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन से क्या होता है? सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है क्योंकि पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती है। कौन सा पॉल्यूटेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काउज करता है? तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्मोक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है ओजोन किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पाया जाता है? तो ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर संताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कौन सा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है? तो ये है कोयला। कोल जो है यही है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स। अगला प्रश्न है मेजर सोर्स एयर पोल्यूशन का सिटीज में क्या है? तो इस सिटीज के अंदर एयर पोल्यूशन का मेजर सोर्स व्हीकल्स गाड़ियां हैं। किस तरह के वेस्ट को जो है कंपोस्ट किया जा सकता है? किचन वेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपोस्ट करके खाद बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कौन सा प्रैक्टिस सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को? तो यह जो है रिसोर्स कन्वेंशन संसाधन संरक्षण से ही सतत विकास बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कौन सा एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड है राइजिंग सी लेवल से? तो ये रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग से। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो पोल्स का जो है आइस पिघल रहा है और सी लेवल बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भारत के अंदर? तो यह जो है WWF यहाँ पर काम करता है। कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को? तो क्लाइमेट वहाँ का लेटीट्यूड जो है डिफाइन कर देगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कौन सा मेथड हेल्प करता है वाटर कंजर्व करने के लिए एग्रीकल्चर में? तो ये मेथड जो है ड्रिप इरिगेशन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 43 है नेचुरल डिजास्टर जो काउज्ड होता है टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण वो कौन सा है? तो टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण भूकंप आएगा, अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 44 है कौन सा टर्म नेचुरल रिसोर्स के प्रोटेक्शन से संबंधित है? तो यह शब्द है कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 45 कौन सी प्रैक्टिस ग्रीन हाउस गैस इंक्रीज कर रही है? तो यह प्रैक्टिस है फॉसल फ्यूल बर्निंग। इसके कारण जो है ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कौन सा सोर्स कॉमन है प्रॉपर्टी रिसोर्स के लिए? तो यहाँ पर जो है आपका इमारत यानी बिल्डिंग्स जो है ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बन सकता है, लेकिन निजी भूमि मशीन और नदियाँ नहीं हो सकती। कौन सा मेथड पॉपुलेशन ग्रोथ में हेल्प करता है? तो ये कौन सा मेथड करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ में? एजुकेशन, सबको शिक्षा दो, 2 बच्चा ही अच्छा। कौन सा इफेक्ट है डिफोरेस्टेशन का? डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है? जंगल कट रहे हैं, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 कौन सा एनवायरमेंटल लॉ एम करता है भारत में पॉल्यूशन कंट्रोल का? तो पॉल्यूशन कंट्रोल जो है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से होता है। क्वेश्चन नंबर 50 इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का मेन गोल क्या है? तो इसका मेन गोल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना।
चलिए अब हम अपने मैराथन के लास्ट हिस्से में जा रहे हैं, दिसंबर 2022 की तरफ। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, डिटर्मिनिज्म की संकल्पना किसने विकसित की थी? तो ये थे फ्रेडरिक रेटजल, इन्होंने ही दिया था पॉसिबिलिज्म का थ्योरी। अगला प्रश्न है, कौन सा जो है एसडीजी के 17 गोल्स में शामिल नहीं है? तो ये इनइक्वलिटी रिड्यूस करना इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जो है एक ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट है? तो ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट आर्टिफिशियल लेक है। अगला प्रश्न है, कौन जो है पोजीशन दिखाता है फूड चेन के अंदर? तो ये दिखाता है ट्रॉफिक लेवल। कौन दिखाता है ये दिखाता है ट्रॉफिक लेवल, पोषी स्तर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बायोस्फीयर में कंपोनेंट्स को, जो वाटर कंपोनेंट है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। अगला प्रश्न है, सल्फर साइकिल किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो सल्फर साइकिल जो है ये सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन हो? सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शंकुधारी वृक्ष वन में मृदा होती है, कोनिफेरस फॉरेस्ट में जो सॉइल है वो कैसा होगा? तो एसिडिक और मिनरल डिफिशिएंट होते हैं। जो चमेलियंस, एगामीट्स और गीकोज ये किस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो ये सारे जानवर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा स्पेसीज कंसेंट्रेटेड यूरिन को जो है निकालता है और वाटर यूज बहुत कम करता है? तो ये है कैमल। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनअटैच्ड जो ऑर्गेनिज्म है जो एयर वाटर इंटरफेस पे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं न्यूस्टन, पटलक कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है, परसेंटेज कितना है फ्रेश वाटर का जो कि हम लोग कंसीडर कर सकते हैं? तो ये जो है अर्थ पर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन 3% है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? तो ये है मिनरल डिपॉजिट्स, जो कि क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। अगला प्रश्न है, सी वाटर की एवरेज सैलिनिटी क्या है? तो सी वाटर की एवरेज सैलिनिटी 3.5% है, 35 पार्ट्स पर मिलियन। कौन सा जो है मैन्योर के एडिशन से अचीव नहीं किया जा सकता है? तो इससे जो है सॉइल की सैलिनिटी नहीं घटाई जा सकती, बाकी सारी चीज घटाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल सिस्टम और फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट को सपोर्ट नहीं करता है? यानी ये जो है कार्बन सिंक फॉरेस्ट नहीं होता है, बाकी सारे चीज फॉरेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, कौन सा डिफोरेस्टेशन का कंसिक्वेंस नहीं है? डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हुआ है कि जो सॉइल इरोजन है वो बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सॉरी, है नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, है तो ही जो है ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा एक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है? तो ये जो है आपका फायरवुड, जलाने योग्य लकड़ी जो है ये जंगल के नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत के बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में गलत है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और यहाँ पर जो है सही पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वेस्टर्न घाट में क्या है? आपका बायोडायवर्सिटी है, इसलिए वेस्टर्न घाट वाला बात जो लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ स्पेसीज रिचनेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी है वो कैसा होगा? तो वो ज़्यादा कम्प्लेक्स, स्टेबल और रेसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा एनिमल ब्रह्मपुत्र वैली में एक्सटेंसिवली पाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र वैली में राइनोसेरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा एक बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? तो विंध्या और सतपुरा जो है बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये हैं। अगला प्रश्न है, इनर्जी नीड्स भारत के नेचुरल गैस कितने % फुलफिल करता है? तो बुक के अनुसार लगभग 7% ये नीड जो है प्राकृतिक गैस से पूरा होता है। अगला प्रश्न है, स्लज गैस में मेनली क्या होता है? ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। स्लज गैस में मीथेन होता है जिसे बायोगैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फोसल फ्यूल्स है, जीवाश्म ईंधन पारंपरिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, कौन सा एडवर्स इफेक्ट नहीं है भारत में डैम्स बनाने का? तो ये जो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ रहा है सराउंडिंग रीजन्स में, ये इसका इम्पैक्ट नहीं है, बाकी सारा है। अगला प्रश्न है कि यूजफुल टेक्निक्स को फोस्टरिंग करना कंजर्वेशन के लिए, ये किसके लिए किया गया? तो ये किया गया हुपिंग क्रेन के लिए। अगला प्रश्न है, मैनग्रोव्स जो है कोस्टल एरियाज में वो सॉइल इरोजन के अगेंस्ट काम करते हैं, तो कैसे करते हैं? तो ये जो है नेचुरल बुलवार्क की तरह काम करते हैं, रोकते हैं सॉइल इरोजन को प्राकृतिक बांध की तरह।
कौन सा एक इन्वेजिव स्पैसीज नहीं है भारत के अंदर? तो ये जो है नीम ट्री यहाँ भारत के अंदर आक्रामक प्रजाति में नहीं आता, इसमें औषधीय गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। कहता है कि बफर जोन के पहले जो है प्रिजर्व एरिया में बफर जोन होता है, तो कौन सा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका नहीं है? तो बफर जोन में जो है हंटिंग का परमिशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर का जो है साइज कितना होता है? तो ये साइज 1 से 10 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पॉल्यूटेंट का जो कंसंट्रेशन बढ़ता है एक लिंक से दूसरे लिंक में फूड चेन के अंदर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया का नाम है बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, बाकी ये सब जो है रिएक्शन होने के बाद बनता है। क्वेश्चन नंबर 34, बीओडी का हाई लेवल क्या इंक्रीज करता है? यानी बीओडी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये इंक्रीज करता है कि जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसका लेवल यानी उसकी मात्रा घट रही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंडरग्राउंड डिस्पोजल प्रेफर किया जाता है किस केस में? तो अंडरग्राउंड डिस्पोजल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट के केस में किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टेटमेंट्स को पढ़ना है सिंगल यूज प्लास्टिक्स के बारे में और सही आंसर्स यहाँ पर देने हैं। तो जब आप स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो पहला, दूसरा और चौथा ये यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडीज में किसके कारण होता है? तो वाटर बॉडीज के अंदर यूट्रोफिकेशन फॉस्फेट और नाइट्रेट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए सही नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अनएफेक्टेड होते हैं, ये बात गलत है, ये भी क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, कौन सा कंसंट्रेशन नापता है ओजोन का? तो ओजोन का कंसंट्रेशन नापता है डॉब्सन। कौन नापता है? डॉब्सन। याद रख, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डॉब्सन क्या करता है? नापता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज सोलर रेडिएशन का जो कि एब्जॉर्ब होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा, तो यह जो है आपका 20% हो जाएगा। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए फ़ोन भी लैग कर रहा है। जो प्रोविज़न हुआ था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किया गया था 1976 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो ये एक्ट 1972 में आया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा 17 कैटेगरी जो है पॉल्यूशन का उसके अंतर्गत नहीं आता? तो फूड प्रोसेसिंग। प्रोजेक्टेड वर्ल्ड पॉपुलेशन 1100 के आसपास कितना हो जाएगा? तो ये 11.2 मिलियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पर मिलान करना है और जब मिलान करेंगे तो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस और कैटेगरी दिया हुआ है। स्ट्रेस क्या है? साइकोलॉजिकल है, टॉक्सिन बायोलॉजिकल है, नॉइज फिजिकल है और एलर्जेंस ये जो है केमिकल होगा। यानी 45 का जो है ऑप्शन 2 परफेक्ट मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा एरिया सेस्मिक जोन के अंदर भारत में नहीं आता है? तो ये जो है बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश का, ये सेस्मिक जोन्स के अंदर नहीं आता, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट किससे जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे चिपको आंदोलन से, पेड़ पकड़कर चिपक जाते थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, वैसी टीचिंग जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म का वैल्यू और राइट्स है, चाहे वो यूजफुल हो या नहीं हो, तो इसे हम लोग कहते हैं बायोसेंट्रिज्म। अगला प्रश्न है 49, इंग्लिश मटेरियल का ही यूज़ करना कम्युनिकेशन के लिए नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच जाकर, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है प्रोसीजरल इनइक्विटी। इंग्लिश यूज़ करने से वो प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेंगे, तो इसलिए प्रोसीजरल इनइक्विटी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा एक एनबिस सेंटर नहीं है? तो ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई है, ये फिजिक्स का एक प्रसिद्ध सेंटर है रिसर्च के लिए, ये जो है इन्वायरमेंट सेंटर नहीं है। बाकी जो 2-3 बचे हुए हैं ये आपके इन्वायरमेंट सेंटर हैं। यहाँ तक हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से फॉलो किया है तो आपका ईवीएस का रिवीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर रुकना मत, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपके लिए अप्रॉक्स 250 नए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ।
जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसीलिए अगर आप इग्नू के ईवीएस एग्जाम के लिए सीरियस हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि पार्ट 2 का नोटिफिकेशन मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपका स्कोर कैसा रहा और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा। मिलता हूँ आपसे ईवीएस मेगा मैराथन पार्ट 2 जिसमें होंगे अप्रॉक्स 250 क्वेश्चंस। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।